चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। So very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to faculty of economics. So स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है। फिल फॉर्म के इसको आप ज्वाइन करिए, है ना। कोई भी न्यू अपडेट होती है वो आपको इजीली मिल जाएगी। सो बहुत ही अच्छे कोट के साथ, एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, है ना। अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू हैव नो आइडिया वट दे हैव बीन थ्रू, समझ रहे हो? मतलब आप किसी को देख के कहते हो ना, जैसे यार ये तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, यार इसको तो ये बड़ा सब कुछ मिला हुआ है, यार इसके साथ तो ये चीज़ बड़ी वैसी हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब एक तरीके से ये है कि आप जैसे हर चीज़ में दूसरों को देख के अगर ये चीज़ करते हैं आप, तो ये ठीक नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली उसकी रियल लाइफ में हो क्या रहा है। क्योंकि लोग दिखाते कुछ है, होता कुछ है, समझ रहे हो ना। कुछ लोग खुश दिखाने की कोशिश करते हैं पर वो एक्चुअल में नहीं होते हैं, है ना। कुछ लोग ज़्यादा रिच दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मेंटेनेंस रखेंगे सब, पर आपको क्या पता, आपको नहीं पता चलेगा ना कि अंदर से वो कितने खोखले हैं। ये तो उन्हें ही पता होगा, या उनके नियर डियर वन को पता होता है। तो इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ के कंपेयर मत करो कभी भी, किसी के साथ आप कर ही नहीं सकते। आप अगर एक फैमिली में अगर 3 सिस्टर्स हो, तो सब तीनों की तीनों सिस्टर्स अलग होंगी। किसी को साइंस में इंटरेस्ट होगा, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट होगा, राइट। तो आप तीनों ही एक जैसे सिमिलैरिटीज नहीं ला सकते। तो आप खुद सोचो, आप दूसरों के साथ कैसे कर लोगे। तो इसलिए कहते हैं जैसा भगवान ने आपको टैलेंट दिया, जो दिया उसको यूज करिए, आगे बढ़िए। किसी को देख के कुछ भी आपको नहीं करना। सो जल्दी से एक स्माइल कर दो फटाफट, बढ़िया सी। बढ़िया सी स्माइल कर दो। स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, नहीं हुई थी। गुड मॉर्निंग रीना, राजलक्ष्मी, हिमांशी। पढ़ेंगे आज एडम्स, जो एडम स्मिथ है ना, उसकी द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। एडम स्मिथ की थ्योरी क्या बताती है? एडम स्मिथ को सबसे अग्रणी अर्थशास्त्री आप कह सकते हैं, माना जाता है, ठीक है। उनका जो आप उनको स्मरण करते हैं, उनको जानते हैं, वो एक मतलब आप समझ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। एक तो कोल्ड की वजह से ना बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कत होती है। हाँ, मैं क्या बता रही थी कि एडम स्मिथ को सबसे अग्रणी शास्त्रीय अर्थशास्त्री माना जाता है। उसमें स्मारक के कार्य मामले की एक जांच 1776 में प्रकाशित राष्ट्रों की धन की प्रकृति और कारण मुख्य रूप से किससे संबंधित। तो ये आर्थिक समस्या थी, ठीक है। जो इन्होंने बुक थी इनकी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1776 में, उसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके प्रॉब्लम को कंसर्न किया है सबसे पहले। मतलब इन्होंने जो बात अपनी रखी है वो यही रखी है कि आर्थिक विकास की समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे हम आर्थिक विकास की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आए थे नेचुरल लॉ की तरफ, प्राकृतिक कानून की तरफ। सो Adam Smith believed in the natural law doctrine in economic affairs. He regarded every person as the vestige of his self-interest. ठीक है, should be left to pursue to it to his own advantage हो जाता है। In furthering his own self-interest, he would also further the common good. ठीक है, मतलब एडम स्मिथ के पहला जो लॉ था वो क्या था? नेचुरल लॉ था, ठीक है, नेचुरल लॉ। अब एडम स्मिथ बताते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है उसमें वो क्या करते थे? विश्वास करते थे। मतलब जो प्राकृतिक तौर पे चीजें हो रही है उस पर क्या बोलते थे? ये विश्वास करते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि जो प्राकृतिक चीजें होती है उसमें कभी कोई छलावा नहीं हो सकता। उसमें कोई भी देश हो, कुछ भी हो, नेचुरल अगर कोई गुड एंड सर्विसेज अगर मान लो हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो प्राकृतिक क्या है? जेन्युइन है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के हित का सबसे अच्छा न्यायाधीश है, जिसे अपने लाभ के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाते हुए वह आम भलाई को भी आगे बढ़ाएंगे, है ना। अपने स्वार्थ के लिए भी कह रहे हैं और आम भलाई, लोगों की भलाई के लिए भी कह रहे हैं।
तो प्रत्येक व्यक्ति का नेतृत्व एक आदर्श हाथ द्वारा किया गया था। अब देखो, ये देखो, ठीक है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, ये बन गई। अब मान लो प्राइस इतना था, प्राइस कम हो गया, P1 हो गया। मान लो P2 यहाँ प्राइस बढ़ गया। तो इट्स मीन ये लॉन्ग रन में चीजें हो रही है। तो ये क्या करता था, शॉर्ट रन में हमें नुकसान हो रहा है, लॉन्ग रन में तो ये सब एक नेचुरल है। क्या कहता था, ये सब नेचुरल है। अब देखो, आप खुद सोचो, आप कोई चीज अगर लंबे समय के लिए कर रहे हो तो देखो आपको उसमें मुनाफा भी होगा, आपको उसमें मुनाफा भी होगा, और एक तरीके से कह सकते हैं आपकी नुकसान भी होगा, मुनाफा भी होगा, है ना। तो सॉरी, हाँ, आपको फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो कहने का मतलब ये है एक तरीके से कि जैसे अगर मान लो हम नेचुरल नेचुरल की तरफ जाते हैं तो हर चीज आपको क्या मिल रही है, नेचुरल मिल रही है। अब इसके अंदर कोई बनावट तो है नहीं, जैसे हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें हो रही है ना। जो बाजार तंत्र को निर्देशित करता था, यह परोपकार के लिए नहीं है, बेकार के लिए, लेकिन उसके स्वार्थ के लिए हम अपनी रोटी की ऋणी होते हैं, ठीक है। इट इज नॉट द वी वॉलेंस बोल सकते हो आप इसको, बेकर, बट ट्रू इज सेल्फ इंटरेस्ट दैट वी ओन आवर ब्रेड। हम अपनी रोटी खुद बना सकते हैं, एक तरीके से बोला जाए, ठीक है। परोपकार नहीं है, ये तो फ्लो में चल रही है ना चीजें, जो जिसका काम है वो कर रहा है। नेचुरल जो चीजें हैं वो अपने आप हो रही हैं। अब आ जाता है एडम स्मिथ स्कॉटलैंड, मतलब इतने से इतने तक इनका था। तो पहले ये मानते थे जो इनविजिबल हैंड के अंदर ये क्या चीजें मान, पहले तो तुम्हें पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, ठीक है। फिर लेजर फेयर इकोनॉमी मानते थे ये, स्पेशलाइजेशन मांगते थे, फिर द वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी बुक थी, और सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब ये कुल मिला के आप कह सकते हैं ये अपने एक उस पे चलते थे। एक देखो, सबके रूल्स होते हैं, तो ये कुछ मानते थे कि जैसे नेचुरल चीजों पे ज्यादा ये फोकस करते थे। सेल्फ इंटरेस्ट था इनका, खुद का इंटरेस्ट था हर चीज को परखना, समझना, हर चीज के बारे में एक लॉजिकली सोचना कि ऐसा हुआ है इसमें इकोनॉमिक्स में, तो ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो सकता है, इसके अलावा भी हम क्या नेचुरलिटी में चीजें कर सकते हैं। तो लेजर फेयर इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। क्यों नहीं था? अब जब हस्तक्षेप होता है तो चीजें और अलग हो जाती है। सरकार अपने तरीके से उसमें तोड़ मड़ोड़ करेगी और उसको अपनी तरीके से चलाएगी, तो सबका अपना अपना फर्क होता है ना। अब स्पेशलाइजेशन, अब अब ये स्पेशलाइजेशन पे क्या करते थे, एक महत्वता देते थे स्पेशलाइजेशन को। चलो बताओ, स्पेशलाइजेशन को क्या महत्व देते थे, इसका मतलब क्या है, बताओ, किसको पता है। स्पेशलाइजेशन के बारे में मैंने समझाया था, तो बताओ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, आप लोग को समझ आना चाहिए ना। बताइए। गुड मॉर्निंग संजय, समझ में आ रहा है संजय क्लास में? क्यों, स्पेशलाइजेशन के बारे में क्या समझाया था मैंने तुम लोगों को, सब क्लास में होते हो, तुम लोग क्या सुनते हो, बताओ जल्दी। कहाँ ध्यान है सबका, स्पेशलाइजेशन का कितने बारे में बताया। बताओ, सो गए क्या?
पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, याद ही नहीं आ रहा। वाह, इतनी इजी चीज कैसे भूल सकते हो? स्पेशलाइजेशन बताया था, विषय बताया था कि विशेषता, जिसकी जो विशेषता होती है, जिसमें जो माहिर है उसको हम वो काम करने देंगे जिससे कि क्या होगा, क्या होगा, आगे जो चीज देखो, जो चावल बना सकता है उसको हम चावल बनाने का अगर काम दे दें, है ना, जो रोटी अच्छी बना सकता है उसको अगर रोटी बनाने का अच्छा काम, जो मैथ पढ़ा सकता है उसको मैथ पढ़ाने का काम दे दो। अगर हमने उल्टा फुल्टा कर दिया तो फिर क्या होगा, हमारे देश की ग्रोथ भी रुकती है ना। तो ये स्पेशलाइजेशन पे फोकस करते थे, कहते थे जिसका जो काम है उसी को साझ है, मतलब कहने का मतलब है जो आप, मतलब अगर आप किसी पे थोप देंगे तो वो उस तरीके से काम तो करेगा नहीं ना, वो अच्छा होके निकल गया, वो जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और जो काम, जो इंसान जिस काम में माहिर है अगर आप उसे वो करने देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी देश की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जिसका काम है वो करेगा तो आपको पता है वो डबल इंटरेस्ट से करेगा। फिर उससे क्या होगा, उससे चीजों में एक बरकत टाइप हो जाती है, समझते हो? उससे क्या हो जाती है, आगे चीजें बहुत ज्यादा फैलने लग जाती हैं, फिर अच्छे से उसका यूज होगा, लोग पसंद करते हैं। क्योंकि अगर जो इंसान मैथ्स अच्छी पढ़ा सकता है, साइंस अच्छी नहीं पढ़ा सकता, तो अगर आप उसको साइंस पढ़ाने के लिए दे देंगे तो वो उतना अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है, अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। आउटपुट ना देने का मतलब हो गया फिर सब चीजें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती है ना। फिर वो बात नहीं रहती है, फिर पैसों में भी लोग वो करते हैं, आनाकानी करते हैं। जब इंसान को चीज सही मिलती है ना तो फिर वो इतना नहीं करता है। हाँ जी। हाँ, इसके बाद क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आया था, ठीक है। एंड सेल्फ इंटरेस्ट, अब इनको सेल्फ इंटरेस्ट था कि खुद से ही सब कुछ देखना है ना, खुद से ही सब कुछ करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग भूल कैसे रहे हो। अब देखो, डिवीजन ऑफ लेबर, अब क्या बताते हैं ये, श्रम विभाजन। एडम स्मिथ क्या बताता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो एडम स्मिथ की थ्योरी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ जो लेबर है, इसने क्या, इसका परिणाम निकल के आया था कि जो ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ था प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो श्रम विभाजन एक बहुत बड़ा एक कारण माना गया था, किसमें, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है ये श्रम विभाजन, है कि इसके परिणाम स्वरूप श्रम की उत्पादक शक्तियों में सबसे बड़ा सुधार होता है, उन्होंने इस वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है, ठीक है, उत्पादकता। अब प्रत्येक कार्यकर्ता की निपुणता में वृद्धि, उत्पादन के लिए समय बचत करना, बड़ी संख्या में श्रम बचत मशीनों के लिए आविष्कार करना, ठीक है। मतलब अब एक बार बताओ, अब जैसे आपने विभाजन कर दिया, लेबर का क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, विभाजन कर दिया। वही जैसे स्पेशलाइज, अब लेबर वही देखो, जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर काम कर सकती है उसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करेगी और आपके देश को बहुत आगे, अन्न वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो अनाज से रिलेटेड कोई भी आपको इशू तो होगा नहीं। अगर आप जो श्रम, जो लेबर है वो अगर टेक्निकल चीजों में ज्यादा काम कर सकती है, सॉरी, टेक्निकल चीजों में ज्यादा काम कर सकती है, तो अगर आप उसको वो काम दे देंगे, इट्स मीन क्या हो गया वो, कि वो अच्छे से अपने काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो श्रम कर दिया, विभाजन, श्रम का विभाजन कर दिया आपने। द क्लासिक सप्लाई एंड डिमांड कब, अब देखो डिमांड कब बता रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाती है तो क्या होता है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। सप्लाई कर्व हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया, ठीक है।
ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, देख रहे हो इतने प्राइस पे इतनी ही क्वांटिटी मिल रही है, इट्स मीन ये मार्केट का इक्विलिब्रियम हो गया। ना तो प्राइस ज्यादा है ना क्वांटिटी कम है, ना क्वांटिटी ज्यादा है ना प्राइस कम है, समझ में आ गया। यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, बराबर है। जहां दोनों चीजें बराबर है तो पॉइंट आता है मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है, बाजार का संतुलन संतुलन इस पे संतुलन कहलाया जाएगा। ठीक है। क्यों, समझ में आ रहा है? सोना नहीं है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? 1 सेकंड रुकना, 2 मिनट। चलिए, अब इसके बाद क्या आता है, श्रम विभाजन स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है। यह श्रम विभाजन है, इसके परिणाम स्वरूप श्रम की उत्पादक शक्तियों में सबसे बड़ा सुधार होता है, उन्होंने इस वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी का सुधार हुआ है वो श्रम विभाजन की वजह से वो हुआ है, इसलिए इन्होंने इसको जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, द लास्ट कॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी स्टैम्स नॉट फ्रॉम लेबर बट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, लेबर से नहीं कैपिटल से ये इंप्रूव हुई है। क्या, टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर को लीड करती है और एक्सपेंशन करती थी, मार्केट में एक अच्छी वृद्धि कर देती है ना। बट जो लीड्स अगर करती है डिवीजन ऑफ लेबर को, तो एक सर्टेन प्रोपेंसिटी इसको मिलती है ह्यूमन नेचर में, और द प्रोपेंसिटी टू ट्रक बार्टर एंड एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर, बड़ी संख्या में श्रम बचत मशीनों के लिए आविष्कार आविष्कार के लिए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी संचय की प्रक्रिया। स्मिथ ने हालांकि जोर देकर कहा कि पूंजी संचय से पहले होना चाहिए, मतलब स्मिथ ने बोला कि एम्फेसाइज किया कि कैपिटल वैल्यूएशन इंट्रोडक्शन से पहले बता देना चाहिए। ठीक है, श्रम विभाजन की शुरुआत आधुनिक अर्थशास्त्रों की तरह स्मिथ ने पूंजी संचय माना आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में। पूंजी संचय, अब आप कितना भी लेबर का विभाजन कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, है ना, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे आगे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, उसको आगे कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं पहले आप मतलब पूंजी संचय को भी इस पे ध्यान रखो, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं देना है, पूंजी संचय को भी क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो खुद सोचो ना कैसे करोगे आप। तो इसके बाद आता है पूंजीपति निवेश क्यों करते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है पूंजीपति निवेश क्यों करते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप कह सकते हैं कि स्मिथ के अनुसार निवेश इसलिए किया गया क्योंकि पूंजीपतियों को उन पर लाभ कमाने की उम्मीद थी।
और मुनाफे के संबंध में भविष्य की उम्मीदें इस पर निर्भर थी। निवेश के साथ साथ वास्तविक मुनाफे के लिए वर्तमान माहौल, लेकिन वर्ष के दौरान मुनाफे का व्यवहार क्या है? स्मिथ का मानना है कि आर्थिक प्रगति के साथ मुनाफे में गिरावट आई है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने निवेश इसलिए किया जाता है क्योंकि पूंजीपति को लाभ कमाने की उम्मीद होती है ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसों का, अदरवाइज क्यों करेंगे? तो भविष्य में ये इस उम्मीद पे क्या रहते हैं भाई, उम्मीद पे ही तो रहेंगे। जब आप पैसा लगा रहे हो किसी भी बिजनेस में, पूंजीपति निवेश कर रहे हैं, क्या जो कैपिटलिस्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसको फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसको अगर 10 लगा रहा है तो उसको 20 तो मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा चलो 15 तो मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा तो 12 तो मिलेगा, एटलीस्ट 9 तो नहीं मिलना चाहिए। तो फिर क्या चला गया, वो लॉस में चला गया, है ना? तो क्या बताते हैं, लेकिन वर्ष के दौरान मुनाफे का व्यवहार क्या है, मतलब हर वर्ष के अकॉर्डिंग आपको पता है चीजें चेंज होती रहती है ना? तो इसीलिए बोलते हैं व्हाई डू कैपिटलिस्ट मेक इन्वेस्टमेंट, क्यों करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ इन्वेस्टमेंट वर मेड बिकॉज द कैपिटलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं अन प्रॉफिट को, और ठीक है, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू प्रॉफिट डिपेंडेड ऑन द प्रेजेंट क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक्चुअल प्रॉफिट्स। बट what is the behavior of profits during the development process? स्मिथ बिलीव करते हैं प्रॉफिट को और फॉल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, ठीक है? मतलब स्मिथ बिलीव करते हैं प्रॉफिट में, है ना, और उसमें मतलब गिरावट में थोड़ी ना वो करेंगे। एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, विकास के एजेंट, तो स्मिथ के अनुसार किसान उत्पादकता और व्यवसायी आर्थिक के एजेंट है। प्रगति ये मुक्त व्यापार उद्यम और प्रतिस्पर्धा थी जिसने किसानों, उत्पादकों, व्यापारियों को प्रेरित किया बाजार का विस्तार करने के लिए, जिसने बदले में आर्थिक विकास को संभव बनाया इन 3 कार्यों ने, ठीक है? मतलब फ्री ट्रेड, एंटरप्राइज एंड कंपटीशन। ये क्या बता रहे, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के एजेंट है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप इनको एजेंट मान सकते हैं, ठीक है? ये एक दूसरे के एजेंट है। तो क्या बता रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू स्मिथ फार्मर, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन आर द एजेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी प्रोग्रेस चाहे ग्रोथ, ठीक है? ये सब क्या है, आपस में एजेंट है। तो ये इट वाज फ्री ट्रेड, है ना, इन्होंने फ्री ट्रेड करा, एंटरप्राइजेस एंड कंपटीशन दैट लेड फार्मर्स, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन टू एक्सपेंड द मार्केट विच इन टर्न मेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, मेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो फंक्शंस है ना, जो फंक्शन है इसके, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से इंटर, यानी एक बढ़ गया एक कम हो गया नहीं, तीनों का महत्व है एक साथ, ठीक है? तीनों का क्या है, महत्व है एक साथ, ठीक है? एक सेकंड रुकिए। चलिए, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या बताता है, ग्रोथ का प्रोसेस क्या है, ये क्या है ग्रोथ का प्रोसेस? जैसे आप देख सकते हैं, टेकिंग इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड नेचुरल फोर फैक्टर्स हो गए फॉर ग्रांटेड, है ना? स्मिथ स्टार्ट करता है फ्रॉम द अजम्पशंस दैट आर, आप देख सकते हैं रैकियल ग्रुप हो जाता है, मतलब विकास की प्रक्रिया जब आप देखेंगे तो संस्थागत, राजनीतिक और प्राकृतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? स्मिथ ने कहा कि शुरुआत है, तो ये मानना है कि एक नस्लीय समूह, मतलब हम इसे राष्ट्र कह सकते हैं, आर्थिक ये एक निश्चित दर का अनुभव करेगा, वृद्धि जो संख्या में वृद्धि और बचत से होती है, ठीक है? मतलब अगर आप बचत कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, वृद्धि जो संख्या में वृद्धि हो बचत से होती है, ठीक है? ऑफ कोर्स आपको ही पता है जो ग्रोथ होती है वो बचत से भी होती है, तो है नहीं कि ग्रोथ आप थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो देखो आप चीजों में, आप खुद घर में देखते होंगे कितना भी पैसा आ जाए कुछ हुआ, आप उसमें से अगर सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है ना, पैसा आपका कमाना फिर तो बेकार है वो। इसीलिए कहते हैं कि
थोड़ा सा अपने सेविंग्स पे भी ध्यान दो, है ना, ये तो बड़े बूढ़े सभी कहते हैं। तो टेकिंग इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स फॉर ग्रांटेड, स्मिथ स्टार्ट from the assumption that a recurrent group we may call it a nation will experience a certain rate of economic growth that is accounted by an increase in number by state। अब स्टेशनरी स्टेट आ जाती है। स्टेशनरी स्टेट में पता है तुम्हें, एक टाइम पे आके चीज ऐसे रुक जाती है, तो स्टेशनरी स्टेट हो गई। यहाँ पे स्थिर अवस्था, यहाँ पे आके रुक गया, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, एक सेकंड, जरा 2 मिनट में माइक ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, कुछ काम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, लेकिन ये प्रगतिशील राज्य अंतहीन नहीं होता है, स्थिर की ओर जाता है। ये स्थिति कहा जाती है, स्थिर की ओर जाती है। ये प्राकृतिक संसाधनों की कमी है जो अंत में विकास रुक जाता है। आपको भी पता है कि आजकल प्राकृतिक संसाधन अच्छे से मिलना, तो ये तो जब अच्छे से मिलेंगे ना आपको, तब आप अच्छे से यूज कर पाओगे ना, जब आप इनको अच्छे से रखोगे। आपने पेड़ काट दिए, आपने इतने गांव गांव में जो एक ग्रीनरी हुआ करती थी, वहां पे सड़कें हैं, नल हैं, और आपके ट्यूबवेल्स वगैरह छोटे छोटे वो होते हैं, कुएं वगैरह जो हो गए, आपके तालाब वगैरह सब आपने खराब कर दिया अपने ये टेक्नोलॉजिकल के चक्कर में। तो आपको हर चीज कैसे मिल जाएगी? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है जो अंत में विकास को रुक जाता है। ऐश्वर्यवान राज्य में रोजगार की होड़ मजदूरी को निर्वाह स्तर तक कम कर देगा, और प्रतिस्पर्धा के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। व्यवसाय जितना संभव हो उतना कम लाभ कमाएंगे, है ना। एक बार जब मुनाफा गिर जाता है तो वह गिरना जारी हो जाता है। Investment also start declining, and in this way the end result of capitalism is the stationary state. When this happen, capital accumulation stop, population becomes stationary, profit are the minimum, wages are सब, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होने लग जाती है, निवेश में भी गिरावट आने लग जाती है। तो जब निवेश में गिरावट तभी तो आएगी ना, जब आपको आगे से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको आगे से इंसेंटिव अच्छा नहीं मिल रहा, आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा है ना, तो निवेश में भी गिरावट आने लगती है, और इस तरह अंत होता है। पूंजीवाद का परिणाम स्थिर राज्य है। जब ऐसा होता है पूंजी संचय बंद हो जाता है ना, जनसंख्या क्षीण हो जाती है, लाभ न्यूनतम हो जाता है, मजदूरी निर्वाह स्तर पर है, प्रति व्यक्ति आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उत्पादन और अर्थव्यवस्था ठहराव की स्थिति तक पहुंच जाती है। अब इसके अलावा रिकार्डो की थ्योरी, तो ये रिकार्डो की थ्योरी किस पे करते थे? पुअर हैड टू मैनी चिल्ड्रन, मतलब बिलीव करते थे बहुत सारे बच्चे। अब ये आगे समझ में आएगा, तो इंग्लिश में हिंदी में समझा। अब देखो, एडम स्मिथ की तरह डेविड रिकार्डो क्या प्रेजेंट करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने भी आर्थिक विकास में अपने विकास का अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत, ये पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। 1921 का तीसरा संस्करण और रिकार्डो का कई अर्थशास्त्रियों के साथ पत्राचार, जिसमें उनके विचार शामिल हैं, जिस पर उनके विकास का मॉडल बनाया गया है। और मतलब 1900 सॉरी, इसमें प्रकाशित हुई थी 1917 में, तो और 1921 में इसका तीसरा संस्करण रिकार्डो का कई अर्थशास्त्रों का पत्राचार हुआ था, इसमें विचार शामिल हुए थे इसमें। पर और भी लोगों ने, इन्होंने अपने एडिशन डाले होंगे ना इसके अंदर, कि ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसे ऐसे करना चाहिए हमें, विकास को इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो क्या बताता है, डेविड रिकार्डो ऑल्सो प्रेजेंटेड हिज व्यूज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन सिस्टमेटिक मैनर में इन हिज बुक, अपनी बुक के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन हो जाता है। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1917, किसमें हो जाती है पब्लिश्ड? 1917 में हो जाती है। इट वॉज इट्स थर्ड एडिशन, वो क्या है इसका? तीसरा एडिशन of 1921, and Ricardo corresponds with a number of economists that contain his idea on which his model of development has been बुल्ट। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बात करके, ये नहीं कि अकेले ही सब कुछ ये बनाएगा, अकेले ही करेगा, और भी इकोनॉमिस्ट की क्या लेता है ये? हेल्प लेता है। ठीक है, राइट एवरीवन। रिकार्डो थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी क्या बताती है? रिकार्डो थ्योरी एक तरीके से बताती है, रिकार्डो ने कभी भी विकास का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, उन्होंने केवल वितरण के सिद्धांत पर चर्चा की है। इसलिए रिकार्डो का विश्लेषण एक चक्कर है। रिकार्डियन सिद्धांत सीमांत और अधिशेष पर आधारित है। ठीक है, सीमांत सिद्धांत जो होता है राष्ट्रीय उत्पादन में किराए के हिस्से और अधिशेष की व्याख्या करता है। सिद्धांत मजदूरी और मुनाफे के बीच शेष हिस्से के विभाजन की व्याख्या करता है।
रिकार्डो नेवर प्रोपाइंडेड एनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, है ना। रिकार्डो के पास मतलब कोई भी विकास का प्रतिपादित नहीं करता था, है ना। और क्या बताते हैं, सिंपली डिस्कस करता था थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, वो कौन बताते थे, ये आपके रिकार्डो बताते थे, ठीक है। तो रिकार्डो का विश्लेषण एक चक्र है, रिकार्डिंग सिद्धांत सीमांत अधिशेष पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन में किराए के हिस्से अधिशेष की व्याख्या करता है, ठीक है। द मार्जिनल प्रिंसिपल एक्सप्लेन द शेयर ऑफ रेंट इन द नेशनल आउटपुट एंड द सरप्लस प्रिंसिपल एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ द रिमेनिंग शेयर बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट, है ना। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ, assumptions क्या है इसमें, द रिकार्डियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions पे बेस्ड है। कुछ assumptions है, इसकी मान्यताएं है, उस पे ये बेस्ड है। जैसे पढ़ो, चलो पॉइंट पढ़ो अपने आप। अच्छा, क्या आ जाता है, सभी भूमि का उपयोग मक्का के उत्पादन के लिए किया जाता है और कृषि में कार्यबल निर्धारित करने में मदद करता है। All land is used for the production of corn and the working forces in agriculture help in determining distribution in industry, ठीक है। सभी भूमि का उपयोग मक्का के उत्पादन के लिए किया जाता है और कृषि में कार्यबल निर्धारित करने में मदद करता है। मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉर्न की बात कर रहा है, ये कॉर्न की फसल की बात हो रही है। सारी जो फसल है उसके अंदर मक्का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स ऑन लैंड, मतलब घटते प्रतिफल का नियम भूमि पर कार्य करता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, पता है आपको, पता है, जिसने माइक्रो मैक्रो अच्छे से पढ़ा उसको मुझे ये समझाने की जरूरत तो है नहीं, भूमि की आपूर्ति निर्धारित की जाती है। और द डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या है, पूर्णतः लोचहीन होती है, ठीक है। पूर्णतः क्या होती है, लोचहीन होती है। assumptions क्या है, से लॉ क्या बताता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कौन बताता है, ये से का लॉ बोलता है, से का नियम बोलता है, कानून बोलता है कि सप्लाई क्रिएट करती है अपनी ओन डिमांड को। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है, प्राइजेस आर प्रोपोर्शनल of the quantity of embodied labor, agriculture is labor intensive, manufacturing is capital intensive, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव हो गई और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव हो गई, ठीक है। मतलब जो खेती बाड़ी होगी वो लेबर इंटेंसिव होगी, लेबर बना रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कैपिटल, कौन कर रहा है, कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट, श्रम और पूंजी परिवर्तनशील आदान है, ठीक है। लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स, ठीक है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, पूंजी में परिसंचारी पूंजी शामिल होती है, ठीक है। सर्कुलेटिंग वाली, अब मतलब एक तो है नहीं कि मतलब एक जगह की पूंजी मिली तो उसी में ही लगा रहे हो, हर जगह से सर्कुलेट होती रहती है ना पूंजी। पूंजी में समरूपता होती है, होमोजेनिटी होती है, देयर इज कैपिटल होमोजेनिटी। तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी गई होती है, द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन, सभी कामगारों को निर्वाह मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ठीक है, भुगतान किया जाता है। ऑलराइट, श्रम प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट, श्रम और आपूर्ति मूल्य दिया गया होता है, स्थिर है, ठीक है। द डिमांड फॉर लेबर डिपेंड अपॉन द अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल, श्रम की मांग पूंजी के संचय मांग तथा आपूर्ति दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। श्रम की कीमत और श्रम की सीमा उत्पादकता से स्वतंत्र होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। पूंजी संचय लाभ से होता है, पूंजी संचय किससे होता है, जो कैपिटल एक्युमुलेशन होता है वो लाभ से ही तो होगा, जब पैसे तो तभी तो बनेगा हमारे पास, जब लाभ होगा, प्रॉफिट होगा हमें, तभी तो हम आगे ध्यान रख पाएंगे इन सब चीजों की तरफ कि हाँ हमें ऐसे करना है ना। क्या कर रहे हो आप लोग, सुन रहे हो ध्यान से, समझ आ रहा है, ओके। अच्छा मुझे बताइए, ग्रोथ एंड उसमें डेवलपमेंट में जरा फर्क बताना जरा,
ग्रोथ और उसमें डेवलपमेंट में फर्क बताओ, चलो फटाफट जल्दी से। जितने भी बच्चे हैं सबको बताना है, किसी के लिए स्पेशल इनविटेशन नहीं है। समझ आ रहा है आप लोग, क्या आप लोगों को? बताओ जल्दी। ओके। ओके, और कोई नहीं बताएगा? बस एक ही स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है और किसी को नहीं पढ़ना है? बाकी सब? मैंने सबसे पूछा है। क्लास में थोड़ा अलर्ट रहा करो। सो रहे हो लग रहा है, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, फोन सामने रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। सो डिवीजन ऑफ रेंट, अब रेंट पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ रेंट एंड वेजेस, ठीक है, किराया, लाभ और मजदूरी का विभाजन। मतलब आप बोल सकते हैं कि कई कुल उत्पादन को देखते हुए अगर देखा जाए तो प्रत्येक समूह का हिस्सा क्या हो सकता है? श्रम की प्रति इकाई का किराया हो गया, औसत और सीमांत उत्पाद के बीच का अंतर हो गया, या कुल किराया औसत और श्रम के साथ आपने सीमांत उत्पाद के बीच का अंतर बराबर कर लिया, या भूमि पर लागू श्रम और पूंजी की मात्रा, ये सब क्या करके मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हो? डिवीजन ऑफ रेंट और प्रॉफिट एंड वेजेस, मतलब कैसे आप डिवीजन कर रहे हो, किराए का मजदूरी का विभाजन कर रहे हो इन सबका लाभ का, है ना? तो कैसे कर रहे हो? गिवन द टोटल आउटपुट ऑफ कौन, प्रत्येक समूह का हिस्सा क्या हो सकता है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, और द शेयर ऑफ ईच ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, हर ग्रुप के साथ हर एक ग्रुप के साथ आप उसको शेयर कर रहे हो। तो रेंट पर यूनिट ऑफ लेबर इज द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का, जो रेंट पर यूनिट लेबर अगर आप वो कर रहे हो, तो कैसे पता चल रहा है? एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का। और टोटल रेंट इक्वल कर रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन, अब क्या देखेंगे हम लोग? प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन, क्या प्रोसेस है? पूंजी संचय का। तो रिकार्डो के अनुसार क्या प्रोसेस है? पूंजी संचय मुनाफे का परिणाम है। मतलब एक तरीके से हमें प्रॉफिट्स होते हैं ना, तो हम पूंजी का संचय और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि लाभ से धन की बचत होती है, आपको ही पता है। जब लाभ से धन की बचत होती है तो उसका उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है। जब आप कमा 100 रुपए रहे हो, उसमें से आपको 20 रुपए अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 120, मान लो 120 आपको मिल रहा है, आप 100 रुपए आप मतलब आपको लग रहा था कि चलो 100 रुपए, तो पर 120 का आपको मुनाफा हो गया, तो 20 रुपए से क्या करोगे? आप बचत कर लोगे वो 20 रुपए की, फिर आगे उसको क्या करोगे? पूंजी निर्माण के लिए ऐसी ऐसी बचत होते होते पूंजी का संचय होता रहता है ना। सबसे पहले देखो, दो कारक होते हैं।
पूंजी संचय के दो कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले होता है बचत करने की क्षमता, की बचत कैसे कर रहे हो आप, है ना। दूसरा होता है बचाने की इच्छा। एक होती है बचत करने की क्षमता, कि क्षमता कितनी है आपके अंदर, उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बचाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। The capacity to save is more important in capital accumulation. This depends upon the net income of society, which is a surplus out of total output after meeting the cost of worker subsistence. The larger is the surplus, the larger will be the capacity to save, as Ricardo said, है ना। Out of two loaves, I may save one. Out of four, I may save three. बचत करने की क्षमता क्या हो। पूंजी संचय में अधिक महत्वपूर्ण वह समाज की शुद्ध आय पर निर्भर करता है जो अधिशेष है, ठीक है। श्रमिकों के निर्वाह की लागत को पूरा करने के बाद कुल उत्पादन में से अधिशेष जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ी इच्छा होगी। बचत करने की क्षमता बनो, जैसे कि रिकार्डो ने कहा, 2 रोटियों में से 1 को बचा सकता हूँ, 4 में से मैं 3 को बचा सकता हूँ, ठीक है। 2 रोटियों में से 1 को बचा सकता है और 4 में से 3 को बचा सकता है। मतलब ये क्या बचत करने की क्षमता, मतलब अब 3 रोटियां हैं तो 2 तो खाओगे, 1 बचा लोगे, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो नहीं 1 खाओगे 2 बचा लोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वही बता रहा है। जो ये डिपेंड है, दिस डिपेंड्स अपॉन द net income of society, which is a surplus out of total output after meeting the cost of worker subsistence. The larger is the surplus, है ना। The larger will be the capacity to save, as Ricardo said, out of 2 loaves I may save 1, out of 4 I may save 3, ठीक है। Profit rate, the rate of profit, the profit wages, the rate to profit is equal to the ratio of profit to कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब लाभ दर की क्या क्या इसमें मान्यता है। तो लाभ दर की कैसे निकालोगे, मजदूरी या लाभ दर ले लिया, लाभ की दर का अनुपात का बराबर कर लिया इनमें से, ठीक है। और जो आप इसमें कार्य कर रहे हो जिस पूंजी से रिलेटेड, उसके मजदूरी के बिल के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और आपकी जो लाभ की दर होती है वो पॉजिटिव होती है, और क्योंकि लाभ की दर पॉजिटिव होगी ही ना, जब लाभ हो रहा है तो लाभ की दर पॉजिटिव होगी, है ना। और इसमें कुल मजदूरी निधि में वृद्धि होती है, क्योंकि कैपिटल एक्युमुलेशन इसमें क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इससे आगे आपको कुछ, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल हो जाएगा याद रखना, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव कैपिटल एक्युमुलेशन है तो इट्स मीन ये फायदा हो रहा है ना, नुकसान की तो बात कर नहीं रहा है। इसके बाद बताते हैं वेजेस में इंक्रीज करना। अब देखो, रिकार्डो ट्राइड टू शो दैट इट इज ओनली अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट कैपिटल एक्युमुलेशन विल रिड्यूस प्रॉफिट्स, है ना। प्रॉफिट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इन द रिकार्डियन सिस्टम वेजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग इनकम बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, है ना। तो द वेज रेट इंक्रीज व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फार्मिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द वर्कर इंक्रीज, मजदूरी में वृद्धि। रिकार्डो ने यह दिखाने की कोशिश की है कि केवल विभिन्न परिस्थितियां जो है हमारी, उसमें पूंजी संचय से लाभ में कमी आएगी। रिकार्डियन प्रणाली में मजदूरी निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, ठीक है। मजदूरी निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, ठीक है। वेजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग इनकम बिटवीन एंड कैपिटल एंड लेबर के बीच का, ठीक है। पूंजी और श्रम के बीच की आय को, मजदूरी तब दर तब कब बढ़ती है जब वस्तुओं की कीमतें बनती है, श्रमिकों में निर्वाह में वृद्धि होती है, तब इंक्रीज इन वेजेस। Ricardo tried to show that is only under different conditions that capital accumulation will reduce profits. In the Ricardian system, wages play an active role in determining income between capital and labor. The wage rate increases when the prices of commodities forming the subsistence of the worker increases. Declining profits in other industries. According to Ricardo, the profit of the farmer regulates the profit of all other trade. Therefore, the money rate of profit earned on capital must be equal in equilibrium both in agriculture and industry. अन्य उद्योगों में लाभ में कमी। रिकार्डो के अनुसार किसान का मुनाफा भी नियमित होता है, ठीक है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अन्य सभी ट्रेडों का लाभ, इसलिए पूंजी पर लाभ अर्जित की मुद्रा दर किसके बराबर होनी चाहिए, कृषि और उद्योगों में संतुलन के बराबर, ठीक है। Declining profit in other industries. According to Ricardo, the profit of the farmer regulates the profit of all other trades, है ना। Therefore, the money rate of profit earned on capital must be equal in equilibrium both in agriculture and industry, दोनों में, ठीक है।
सबसे पहले हायर इनकम होनी चाहिए। अपनी जो तुम्हारी गरीबी है उसको कम करो भाई, है ना। बेटर एजुकेशन दोगे आप तभी तो होगा। इंक्रीज करो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ठीक है। इम्प्रूव करो गवर्नमेंट के फाइनेंस को। ये सब चीजें क्या बताती है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो इनकी वजह से होते हैं। पढ़ाई अच्छी करोगे, बेटर एजुकेशन करोगे, पॉवर्टी को, आप गरीबी को कम कर दोगे, ज्यादा करने से तो होगा नहीं। हायर इनकम ज्यादा होगी लोगों की, और जीने की जो उनकी क्षमता होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए उनकी। इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट फाइनेंस, इम्प्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट का फाइनेंस, क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें थी आज की क्लास में आपकी। शाम को 8 बजे आपकी क्लास हो सकती है, याद हैं फिर क्लास को, ठीक है। Hello everyone, very good morning to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करिए, इनके साथ आप अप टू डेट हो पाएंगे ना, इजीली अप टू डेट हो पाएंगे। सो देख सकते हैं नेक्स्ट आप, बहुत ही अच्छा एक कोट है, ठीक है। द पेन यू फील टुडे, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो आपको आज तकलीफ हो रही है ना, जो आज आप तकलीफ को सहन कर रहे हैं या सह रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या बनेगी, कल आपकी ताकत बनेगी, है ना। जैसे आज हम गर्मी में तप रहे हैं पर स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम एसी में बैठेंगे तो हमें आलस आएगा या नींद प्रॉपर आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, कंफर्ट जोन में बैठ के तो नहीं पढ़ पाते, ये रियलिटी है ना। तो जो आप पेन, किसी भी चीज़ का पेन ले रहे हो, धूप में जा रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उसकी कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि कैसा कैसा स्ट्रगल होता है, और हम सब ने स्ट्रगल देखा होगा। हाँ, वो बात अलग है जो बहुत ही एकदम, आप कह सकते हैं कि कई लोग स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करते हैं तो उनको बहुत मुश्किल से चीज़ें मुकाम पे जाके मिलती है, और कईयों को जैसे कई बच्चे होते हैं उनकी फैमिलीज बहुत वेल सेटल्ड होती हैं, तो उन्होंने इतना स्ट्रगल नहीं देखा होता है। वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, देन कॉलेज जाते हैं, तो वो इतना स्ट्रगल करना भी नहीं चाहते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली का होता है ना बच्चा, वो थोड़ा सा अपनी फैमिली को बाहर लेके चला ही जाता है, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। पेन को एक सहन करने की भी ताकत होनी चाहिए। मतलब होते कई बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने पेन को दिखाते भी नहीं, और कई बच्चे बस उसी का गाना गाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपना पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, और किसी को दिखाना क्यों है, क्यों बताना है किसी को, खुद पता चल जाएगा। मार्थस की थ्योरी पढ़ेंगे आप, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। एक सेकंड रुको जरा, हैंग हो गया, एक सेकंड। हाँ जी, अच्छी सी स्माइल कर दो, फटाफट अच्छी सी स्माइल कर दो, अच्छी सी बढ़िया वाली। कौन सा वाला काम करने आए हो राजलक्ष्मी? अच्छी सी एक स्माइल कर दो एंड तुम्हारा मैंने शायद परसों वाला लेक्चर अपलोड नहीं किया है ना। परसों जो क्लास हुई थी उसका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है ना अभी, क्यों? फटाफट कंफर्म करो जरा मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ाई पढ़ाई तो कर ही रहे हो, तुम लोगों को पता ही होगा।
मिनट वेट करो, मैं कुछ देख रही हूँ रिकॉर्डिंग क्लास। बेटा क्लास है वो, उसके लिए कह रही हूँ मैं। आपका रिकॉर्डिंग सेशन परसों वाला। रिकॉर्डिंग से वो सॉरी उसके लिए कह रही हूँ बेटा, नोट्स के लिए परसों वाला, वो मुझे कंफर्म कराओ आप लोग। एक सेकेंड। नहीं नहीं है ना। हाँ, वही पूछ रही थी मैं आपसे। मुझे ना अभी जब अभी लेक्चर एंड हो जाएगा तब मुझे प्लीज अच्छे से एक बार याद दिला देना, ठीक है? चलो मालथस का पढ़ते हैं। मुझे एक बार रिमाइंड करा देना जब मैं लेक्चर को ऑफ करूंगी, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या की थ्योरी जो थी वो हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे मालथस ने दी थी, 1798 में दी थी। इनका पूरा नेम क्या है? थॉमस मालथस, ठीक है? ये इकोनॉमिस्ट थे। पॉपुलेशन एंड फाइनाइट रिसोर्सेज, फाइनाइट होते थे मतलब सीमित होते, ये इनफाइनाइट नहीं। मोर इंडिविजुअल बॉर्न इन मोर स्पेसिफिक देन कैन सर्वाइव। अब इसके बारे में आगे बढ़ाती हूँ आपको। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थन से, जिनके नाम के साथ जनसंख्या का प्रसिद्ध माल्थेशियन सिद्धांत जुड़ा हुआ है। मतलब जो आप बोल सकते हैं हुज नेम द फेमस माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एसोसिएटेड, जो क्या दिखाते हैं, शोट करते हैं कि मोर अप्रिसिएशन देन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्पररीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ठीक है? विशिष्ट और व्यवस्थित के महत्व के बारे में अपने अधिकांश समकालीनों की तुलना में अधिक प्रशंसा दिखाई, विकास का सिद्धांत होता है। आर्थिक विकास के बारे में उनके विचार पुस्तक में पाए जाते हैं, जिसका शीर्षक है प्रगति की प्रगति, 1820 में प्रकाशित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अर्थ है। ये एक बुक है जब जिसको नेम दिया गया है द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, मतलब कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे शुरुआत हो रही है वेल्थ की, है ना? तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में पब्लिश किया था 1820 में, इन 1820 में। तो हिज आइडियाज अबाउट, जो उनके आइडियाज थे, हिज आइडियाज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर फाउंड इन बुक एंटाइटल्ड हो जाते हैं द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ के साथ, ठीक है, ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन 1820। एक एक चीज में बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है इसमें, अगर ढंग से पढ़ो और समझो। थ्योरीज क्या होता है ना, अब जैसे इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें माइंड में स्किप हो जाती है, पर वो स्किप हमें करनी नहीं है ना? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, विकास की अवधारणा, है ना? माल्थस डिड नॉट रिगार्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ऑटोमेटिक, है ना? माल्थस ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को स्वचालित नहीं माना है, रेदर, बल्कि इसके लिए लोगों की ओर से लगातार प्रयासों की आवश्यकता थी। मतलब मार्क्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक तरीके से जो मतलब जो कहते हैं जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का जैसे आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक नहीं है, ये कि ऑटोमेटिक हो जाएगी चीजें, नहीं। आपको कुछ प्रयत्न खुद उठ के खुद से करने पड़ेंगे, मतलब आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, इट रिक्वायर्ड होता है वहां पे, रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड वर्ड है, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल के ऊपर। इसके लिए लोगों की ओर से लगातार प्रयासों की आवश्यकता थी। ही डिड नॉट कंसीव ऑफ एनी मूवमेंट टुवर्ड द स्टेशनरी स्टेट, मतलब उन्होंने किसी भी आंदोलन की कल्पना नहीं की थी, ठीक है? और जब वो स्थिर की स्थिति में थे तो वो जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था पहली बार कई बार मंदी तक पहुंच गई थी। समझ गए? जैसे क्या हो गया कि अगर ऐसे स्टेशनरी स्टेट पे है तो वो मंदी में भी पहुंच गई थी स्टेज पे आके, मतलब उसको इतना ज्यादा लॉस हो गया था कि वो एक तरीके से बिल्कुल रिसेशन में जा चुकी थी, घाटे में जा चुकी थी, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। तो स्थिर स्थिति की ओर लेकिन जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था पहली बार, पहले कई बार मंदी तक पहुंच गई थी, ठीक है?
विकास के इष्टतम स्तर को प्राप्त करना इसका एक ऑप्टिमम पॉइंट था, इसका एक जरिया था, इसको पहुंचना था इस पे, ठीक है। ही डिड नॉट कंसीव ऑफ एनी मूवमेंट toward the stationary state but emphasized that the economy reached the slum many times before attaining the optimum level of development. So population growth and economic development. So in his principles, ठीक है, of political economy, अपने principles में in his principle of political economy, ठीक है, माल्थस ने क्या बोला, रियलिस्टिक चीजें हैं जिसे आप एनालाइज कर रहे हो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, ठीक है। एक सेकेंड, इसका हिंदी में कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझा देती हूँ मैं, बाद में करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, जो उनका ग्रोथ है जिसके लिए वो एनालिसिस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम population growth by itself it's not sufficient to bring about economic development, ठीक है। मतलब ग्रोथ से रिलेटेड जो चीजें होती थी वो ये नहीं कि आपने इतना सा पॉपुलेशन ग्रोथ कर लिया तो ये सफिशियंट हो जाएगा, या इसके लिए ये जो आपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाई ये सफिशियंट हो जाएगी, नहीं। उसके अलावा भी हमें रेदर इट इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस पे हमें पहुंचना पड़ेगा। डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा उस पर हमें ध्यान पूरी तरीके से देना पड़ेगा। एज मार्थस लिखते हैं कि एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मार्थस ऐसा लिखते हैं कि आप इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन में, कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ वेल्थ, मतलब जो आप इंक्रीज कर रहे हो पॉपुलेशन में वो विदाउट इंक्रीज वेल्थ के नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ वेल्थ। अगर वेल्थ में ही इंक्रीज नहीं है तो आप कैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज कर लेंगे, नो, cannot take place without a proportionate increase of wealth. So role of production and distribution, ठीक है, उत्पादन और वितरण की भूमिका, उत्पादन और वितरण की भूमिका क्या है, तो माल्थस बताते हैं ऐसा कि माल्थस ने उत्पादन और वितरण को दो भव्यों के रूप में माना, धन के तत्व, दो एलिमेंट्स मान के चले, टू ग्रांड एलिमेंट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। Malthus regarded production and distribution as two grand elements of wealth. Hmm? हाँ जी, फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो माल्थस क्या डिफाइन करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एज वन ऑफ एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आर्थिक विकास के कारक कुछ है, फैक्टर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कि हमें पहले भी बता दिया, मैंने आपको काफी चीजें समझाई है ना। क्या फैक्टर्स थे बताओ, किसको याद है फैक्टर्स, किसको याद है, जिसको याद होंगे वो फटाफट लिख देगा, है ना, कुछ कहने की तो मुझे इतनी नीड है नहीं कि ऐसे कर लो ऐसे लिख लो, जल्दी से बताओ मुझे लिखकर। अब तक तो लिख दिया होगा सबने। बाकी यही होता है, अच्छा यही होता है पक्का।
चलिए, ओके, सो फैक्टर्स आ गया। मार्कर डिफाइन करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंस करते हैं जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और एक्चुअल ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट होता है उसके बीच में, ठीक है। संभावित सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक्चुअल के बीच की अंतर व्याख्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राइट। तो मार्थस क्या करते हैं, मार्थस ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। मार्थस जो हैं वो एम्फेसाइज करते हैं, मतलब इस पे इम्पोर्टेंस देते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच कम अंडर द हेड ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरल, जो राजनीति और नैतिकता के सिर के तहत आता है। वे किसकी सुरक्षा है, दे आर द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, गुड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सीलेंट लॉज, properly administrator and hard working and regular habits and general rectitude of character। मतलब जायदाद, अच्छे संविधान और उत्कृष्ट कानूनों को ठीक से प्रशासित करता है और कड़ी मेहनत, नियमित आदत चरित्र की सामान्य मान, मतलब ये भी एक तरीके का नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत क्या हो गया, मेहनत ही नहीं करोगे, और अगर ईमानदारी नहीं दिखाओगे, आपके नेचर नहीं अच्छा होगा, तो जनरल एटीट्यूड हो गया, आपका करेक्टर हो गया, हैबिट्स हो गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सीलेंट लॉज प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली कब करोगे, जब ये सब चीजें होनी चाहिए, बताया था ना उसमें। अगर देखो आप काम, हमारे देश का जो प्रशासन है वही अगर अलर्ट नहीं होगा, वही अगर जागरूक नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेगा, नहीं ना। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, प्रोसेस क्या है कैपिटल एक्युमुलेशन का, of all the factors it is the accumulation of capital that is the most important determinant of economic development। सभी कारकों में यह पूंजी का संचय है जो सबसे अधिक है, ठीक है, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक, ठीक है। द सोर्स ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन हायर प्रॉफिट, जो कैपिटल पूंजी संचय होता है वो सबसे मतलब हायर प्रॉफिट देता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस ऑफ जो कैपिटल एक्युमुलेशन होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स भी यही होगा, है ना। जब पूंजी संचय आप कर रहे हो, आप ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा रहे हो, आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपने एक रेडी है, ठीक है, स्टॉल है फूड का, ठीक है, उसके अंदर आपने 4-5 तरीके की चीजों पे स्टॉल पे लगाया, ठीक है। अब 4-5 लोग अब आते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, तीसरे ऐसे कर करके होता है। तो एक से आप सोचते हो चलो एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा, दूसरे से अब 4 होंगे, 3 होंगे, ऐसे करके आप सोचते हो, दिमाग लगाते हो। तो क्या दिमाग लगा रहे हो, पूंजी का संचय कर रहे हो, है ना, कैपिटल एक्युमुलेशन कर रहे हैं। सो प्रॉफिट्स कम फ्रॉम द सेविंग्स, प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं, सेविंग्स से आते हैं। कैपिटलिस्ट बिकॉज वर्कर आर टू पुअर टू सेव, वर्कर्स क्या है, आर टू पुअर टू सेव, मतलब अब एक बार बताओ, एक बात मुझे बताओ आप लोग, जो पैसा वाला आदमी होगा उसकी इनकम तो हाई होती है, आपको पता ही, और वो ऑलरेडी रिच है, ठीक है। अब उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा अच्छी सैलरी उसको मिलने लग गई, प्रमोशन हो गया, तो उसकी कितनी ज़्यादा बचत होगी, आप खुद सोचो, उसकी कितनी ज़्यादा बचत होगी, ये बताओ मुझे, होगी ना, अग्री करते हो, यस। तो ये वो बताओ, जो गरीब आदमी है उसको अगर थोड़ा बहुत तनख्वाह मिल भी रही है तो बेचारा वो अच्छा खा भी लेगा, चलो मान लो थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत अपने कपड़े पे कर देगा खर्च, थोड़ा बहुत बच्चों की फीस वगैरह में, कुछ और चीज़ों, बिजली में, पानी में वो कर देगा। उसके बाद बचाने के लिए कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, आएगा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं इफ कैपिटलिस्ट सेव मोर एंड स्पेंड लेस ऑन कंज्यूमर गुड, मतलब जो पैसा वाला आदमी होता है वो ज्यादा बचत करेगा, ठीक है, ओके, स्पेंड लेस ऑन कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब ऑर्डर टू हैव लार्ज प्रॉफिट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी रिटार्डेड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो स्पेंड लेस मतलब अपनी कंज्यूमर की गुड्स पे अपना थोड़ा सा कम करेगा, अधिक लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर कम खर्च करेगा, ठीक है, वस्तुओं पर क्या करेगा, कम खर्च करेगा, ठीक है। अधिक लाभ कमाने के लिए वो उपभोक्ता क्या करेंगे, और चीजों पे कम खर्च करेंगे। अब ज्यादा करेंगे तो थोड़ी ना काम चल जाएगा, तो आर्थिक विकास फिर क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगी, राइट। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग की कमी, ठीक है।
This view of Malthus is based on his denial of sales law of market and his belief in the deficiency of effective demand. मतलब जो प्रभावी मांग की कमी की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की बात करें, तो माल्थस बताते हैं कि अगर आप किस पे डिपेंड है, पहले तो मार्केट पे डिपेंड है, ठीक है, और जो प्रभावी मांग है आपकी, जो इफेक्टिव डिमांड है, उसकी जो कमी होती है उसमें क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस डज नॉट एग्री विद से, मतलब माल्थस क्या कहता है, माल्थस अग्री नहीं करते हैं से के लॉ के साथ। पता है ना से का लॉ क्या था, से लॉ बताना जरा, क्या बताया था मैंने, हरी अप एवरीवन, से का लॉ मैंने क्या बताया था आपको। क्यों, से का लॉ पता चल गया। सही बताया। सप्लाई क्रिएट्स इट्स आउन डिमांड, सप्लाई क्या करती है, अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लेती है, ठीक है, गुड। तो ये बोल रहा है माल्थस, कहते हैं मैं अग्री नहीं हूँ भाई तुम्हारे से, ठीक है, मुझसे ये बातें मत करो, मैं कुछ और बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो माल्थस ऐसा कहता है कि देखो, तुम बहुत बोल लिए, तुमने अपने लॉ बहुत चला लिया, अब मेरी बात सुन लो। माल्थस आता है, तो माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस इस कथन से सहमत नहीं है। क्यों, कोई नहीं हो सकता बाजार में उत्पादन या अधिकता या सामान्य। तो उनके अनुसार ये बिल्कुल सच नहीं है कि वस्तुएं नहीं है, हमेशा वस्तुओं के लिए आदान प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, माल्थस बोलते हैं, याद रखना। देखो उसे क्रिटिसाइज भी किया था इसने एक तरीके से सेज लॉ को, ठीक है, माल्थस। तो ये चीज याद रखना, ये पॉइंट। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, एक तरीके का रुकावट। तो माल्थस बिलीव दैट द सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन, मतलब शॉर्ट रन में क्या होता है, अल्प अवधि में क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, लोचदार नहीं होता, बेरोजगार होता है ना। तो वो लिखते हैं फ्रॉम द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, जो नेचर होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या की प्रकृति से मजदूरी की वृद्धि को बाजार में नहीं लाया जा सकता, समझ गए। जनसंख्या की प्रकृति से आप सोचें कि आप लेबर को बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्यों, जब वो उसका काम करने का मन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ी ना कर लेंगे ये सब चीजें, है ना। क्या होता है, मजदूरों की वृद्धि में क्या लाना पड़ता है, ठहराव लाना पड़ता है, ठीक है। मैं एक सेकंड माइक ऑफ कर रही हूँ, आप। सॉरी 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 मेरे नन्हे मुन्नो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली बहुत अर्जेंट कॉल आ गया था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। हाँ, क्या बतिया रहे हो, अरे मॉक टेस्ट, अरे बस कर जाओ यार, बढ़िया ना बातें करते हो, 2 मिनट छोड़ दो, जैसे क्लास में बच्चों को नहीं छोड़ के चली जाती मैडम, ऐसी ऐसी लग जाते हैं वो, जैसे बैक बेंचर्स होते हैं, अरे यार बता क्या लंच में लाई है, अरे यार क्या किया, अरे यार कल क्या करना है। लड़कियों की गॉसिप खत्म नहीं होती, कहीं भी चालू हो जाती हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, तो 16 या 18 साल के अंतराल के बाद तक, मतलब ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके, ठीक है, एक प्राकृतिक के लिए। तो मेजर्स करते हैं, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है, तो बैलेंस ग्रोथ करना है, ग्रोथ को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। इन द माल्थेशियन सिस्टम द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. It is technological progress in these two sectors that can lead to economic development. Capital is invested in agriculture until all the arable land is brought under cultivation, stock and improved. ठीक है, मतलब संतुलित विकास को कैसे संतुलित किया जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय हैं ये। तो माल्थेशियन प्रणाली में बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को कृषि और औद्योगिक में विभाजित किया गया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कृषि और औद्योगिक में, मतलब वही मैंने बताया एग्रीकल्चर में और आपके टेक्निकल आपने उसमें वो करा हुआ है। तो यह इन दो क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति है जो आर्थिक विकास का कारण बन सकती है, ठीक है। तो ये दो क्षेत्रों में ऐसा है कि तकनीकी प्रगति है जो आर्थिक विकास का कारण बन सकती है। तो राजधानी कृषि में निवेश किया जाता है, राजधानी कृषि में निवेश किया जाता है, समझ में आ गया। ज्यादातर एग्रीकल्चर में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक कि सभी कृषि योग्य भूमि को सर्टिफिकेशन के तहत नहीं लाया जा सकता। मतलब उसमें अच्छे से जो भूमि है उसके अंदर जो भी आप लोग उसको अच्छे से करेंगे तो वो आपको जो भी खेती बाड़ी का जो भी आपको देगी तभी तो देगी। तो स्टॉक किया जाता है, सुधार किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। पूंजी संचय में धर्मनिरपेक्ष ठहराव अंतर्निहित नहीं है। Secular stagnation is not inherent in capital accumulation. Malthus argues that the process of capital accumulation leads inherently to secular stagnation. ठीक है, this is wrong. This is a wrong notion that arises from his interpretation of Say's law को interpret करता है, ठीक है। तो क्या बताता है कि धर्मनिरपेक्ष जो होता है, पूंजी संचय में जो धर्मनिरपेक्ष होता है, स्टैग्नेशन होता है, ठहराव होता है, वो अंतर्निहित होता है। तो मार्थस क्या कहते हैं कि जो पूंजी की प्रक्रिया, मतलब पूंजी संचय की जो प्रक्रिया, कैपिटल एक्युमुलेशन का जो प्रोसेस है ना, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, स्वाभाविक है। तो धर्मनिरपेक्ष ठहराव की ओर जाता है और ये गलत धारणा है जो उससे उत्पन्न होती है साय के नियम की व्याख्या से रिलेटेड, ठीक है। से का जो लॉ था। अब प्रभावी मांग बढ़ाना, रेजिंग इफेक्टिव डिमांड। तो अकेली तकनीकी प्रगति से आर्थिक विकास नहीं हो सकता, ये आपको पता है। टेक्निकल प्रोग्रेस अलोन कैन नॉट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तब जब तक ये प्रभावी मांग बढ़ जाती है। अब पालता से प्रभावी मांग बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए भी है, ठीक है, कैसे प्रभावी मांग को बढ़ाना है। वस्तुओं का सीधे वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। कमोडिटी नॉट एक्सचेंज फॉर कमोडिटी डायरेक्टली, तो वस्तुओं का सीधे वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ये माल्थस कहने से इनकार करते हुए तर्क देते हैं कि वस्तुओं का वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन श्रम के लिए उनका आदान प्रदान किया जा सकता। समझ में आ गया? क्यों? लेबर के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट कमोडिटी के साथ कमोडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये माल्थस कह रहे हैं, डिनाइंग कर रहे हैं इससे। से आर्ग्यू दैट कमोडिटीज आर नॉट एक्सचेंज फ्रॉम कमोडिटी। तो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर रिटार्ड प्रोग्रेस, अनुत्पादक उपभोक्ता प्रगति को मंद करते हैं, ठीक है। अनदर सीरियस वीकनेस ऑफ माल्थस थ्योरी इज दैट ही सजेस्ट स्पेंडिंग बाय अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, ठीक है। अनप्रोडक्टिव क्या है? कंज्यूमर्स है, ठीक है। ठीक है, माल्थस के सिद्धांत की एक और गंभीर कमजोरी यह है कि वह कम खपत को दूर करने और प्रभावी वृद्धि के लिए अनुत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा खर्च करने का सुझाव देता है, ठीक है। यह उपाय श्रमिकों को खैरात देने और जानबूझकर निष्क्रिय व्यक्तियों का समर्थन करने के समान है। इस तरह के उपाय पूंजी संचय की दर को धीमा कर देते हैं। मतलब कुछ प्रगति होती है, देखो किसी चीज के लेके, उपभोक्ता के प्रोग्रेस को लेके अनप्रोडक्टिव की जो बात करी गई, तो माल्थस थ्योरी सजेस्ट करता है कि स्पेंडिंग जो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स है, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोडक्टिव सही से नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव है, तो ओवरकम कैसे करेंगे? इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड। जब इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करोगे तब होगा ये, है ना। वन साइडेड सेविंग बेस, मतलब एक तरफा बचत आधार। लाइक स्मिथ, जैसे एडम स्मिथ होता है, तो माल्थस हैड अ वन साइडेड बेस ऑफ सेविंग,
ठीक है, माल्थस के पास बचत का एक तरफा आधार था। उनका मानना था कि यह है केवल वे मकान मालिक जो बचत करते हैं, लेकिन यह एक गलत दृष्टिकोण है क्योंकि बचत का प्रमुख स्रोत समाज आय अर्जित करने वाला है, ना कि लाभ कमाने वाला। ठीक है, मतलब जैसे कि बोल सकते हो आप, ये क्या बोल रहे हैं कि जो मकान मालिक से जो बचत करते हैं वो दृष्टिकोण हो गया, ये गलत है। तो उसकी बचत का प्रमुख स्रोत आय अर्जित करना होता है, ऐसा नहीं होता है, ना कि लाभ कमाने वाला, है ना। वो तो समाज के लिए अर्जित कर रहा है, उसका कोई इतना मुनाफा थोड़ी ना हो रहा है। तो क्या बोलोगे, माल्थस हैड अ वन साइडेड वेज ऑफ सेविंग, ही बिलीव, वो करते थे, इट वाज ओनली द लैंडलॉर्ड जो हु सेव, वो एक ऐसे लैंडलॉर्ड थे अकेले कि वो सेव करना पसंद करते थे। बट दिस इज एन एरोनियस व्यू बिकॉज द मेजर ऑफ सोर्स ऑफ सेविंग इन अ सोसाइटी, बहुत सारे सोर्स हैं सोसाइटी के अंदर सेविंग करने के, इज द इनकम अर्नर्स एंड नॉट द प्रॉफिट अर्नर्स, है ना। मिल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, मतलब मिल की थ्योरी जो थी ना उपयोगिता वाली, उसके एडवांटेज हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए। ना ना, बात करो, कोई दिक्कत ना है, बात करो बात करो, बात करने के लिए कौन मना कर रहा है। मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। लेक्चर्स के बीच में मत बात किया करो। बेटा ये कहावत हो गई है, ये ना कहावत हो गई है कि बैक बेंचर्स ही टॉपर होते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो अपने ऊपर होता है, आप चाहे पीछे बैठो आगे बैठो, उससे मतलब ही नहीं है। ये जस्ट एक दो बार कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं ना, तो कहना अरे वो बैक बेंचर था, देखो वो तो टॉपर निकल गया। तो इट डजंट मीन, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते कि हमें आगे बैठना है, फ्रंट पे बैठना है। कई बच्चे चाहे नालायक होते हैं, उनको आगे ही बैठना होता है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि पीछे बैठे हो आगे बैठे हो, डजंट मैटर। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी हालत में बैठे हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। ठीक है, हाँ करो करो, बात करो, और बतिया लो, कर लिया करो, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो जाता है ना, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो जैसे अब टाइम देती हूँ मैं, तुम्हें पता है मेरी आदत, मैं तुम्हें पूरा टाइम देती हूँ। बिल्कुल, पीछे बैठकर भी और आगे बैठकर भी, सब तरीके से पढ़ने वाला आदमी होना चाहिए बेटा।